गाइस, वेलकम टू 10 टॉपर्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई फिजिक्स का चैप्टर जिसका नाम है लाइट। आ जाओ दोस्तों, लाइट पढ़े। लाइट तरह तरह की होती है। ये क्या पटाखा जला रहा है, वो फुलझड़ी जला रही है। बेसिकली हमें लाइट रे कैसे चलती है, इमेजेस कैसे बनती हैं, कर्व्ड हमारे जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, स्फेरिकल लेंसेज होते हैं, ग्लास स्लैब हो गई, प्रिज्म हो गई, ये बहुत सारी चीज़ें हमको पढ़नी होंगी। सब पढ़ेंगे, खूब सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, मज़ा आने वाला है। साथ में आप लोग को भैया नोट्स भी बनाने हैं और क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन लिख लेना, तो आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। साथ साथ सारी चीज़ें मेरे साथ करते चलना दोस्तों। लेक्चर को स्टार्ट करें उससे पहले, मेरा नाम विक्रांत किरार है। आईटी खड़गपुर से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है। कभी मैं भी आपकी तरह क्लास 10 में था और लाइट मेरा फेवरेट टॉपिक हुआ करता था। मतलब फिजिक्स मेरी फेवरेट हुआ करती थी। क्यों होती थी? क्योंकि यार इसमें डायग्राम बनाने को बहुत मिलते थे, तो मुझे मज़ा आ जाता था। तो इस चैप्टर में अगर आपको लाइट के ये जो रे डायग्राम्स होते हैं वो बनाने में आपको थोड़ी सी भी दिक्कत होती है तो आपको बहुत मज़ा आ जाने वाला है। लेकिन आज हम कर्व्ड जो हमारे मिरर्स हैं उनको आज नहीं पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे भाई जो बेसिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हो, लेकिन कुछ लोग भूल जाते हैं। अगर उनको प्लेन मिरर से इमेज बनानी नहीं आती है तो वो कर्व मिरर से तो बना ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों आज हम जो करने वाले हैं वो है प्लेन मिरर से किस तरीके से इमेज बनती है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। कुछ एग्जांपल, कुछ न्यूमेरिकल्स भी लेके आपके लिए आया हूँ और साथ में अपन देखेंगे वो लेटरल इन्वर्जन होता है ना, एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज लेकर के आप जाओगे, अपने नाम को उल्टा लिखना सीख जाओगे। इस वीडियो के एंड तक आप अपने नाम को ऐसे लिखना सीख पाओगे कि मिरर में सीधा दिखेगी। मेरा आपसे रहा प्रॉमिस। तो आ जाओ भाई, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, स्किप नहीं करेंगे, हाँ स्किप करना मना है। लाइट के जो बेसिक्स हैं आपको मालूम होगा। हम देखते कैसे हैं चीज़ों को, पहले ये देख लेते हैं। देखो ये यहाँ पर ये हम हैं, मतलब आप हो, बंदर आप हो। वहां पर एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है दोस्तों, एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। जो हम जितनी भी चीजें देखते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया? लुमिनस ऑब्जेक्ट वो होती है जो अपनी लाइट खुद निकालती हैं। जैसे हमारे पास बल्ब हो सकता है, यहाँ पे लाइट्स हैं, वो अपनी रोशनी खुद निकाल रही हैं, अपना प्रकाश खुद निकाल रही हैं। तो अगर वो हर दिशा में निकाल दी, पहली बात तो उसने हर दिशा में लाइट को निकाला है, उसमें से एक रे है जो मेरे पास यहाँ पर आंखों में आएगी, मेरी आंखों में आएगी, तो मैं फिर उसकी इमेज बना लूंगा, मैं उसको देख पाऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ऑब्जर्वर बन जाता हूँ, मैं उसको ऑब्जर्व कर लेता हूँ। इसने लाइट निकाली, मुझ तक लाइट पहुंची, और मेरे पास आंखें भी होनी चाहिए। तीनों चीज़ों की जरूरत पड़ रही है हमको चीज़ों को देखने के लिए, समझ रहे हो? ओके। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर ऑब्जेक्ट अपनी लाइट खुद निकाले। कुछ हमारे पास नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट भी होती हैं जो खुद अपनी रोशनी, अपना प्रकाश पैदा नहीं करती हैं दोस्तों। जैसे मुझे आप देख पा रहे हो इस वक्त, तो मैं अपनी रोशनी खुद थोड़ी बना रहा हूँ फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना भी खुद नहीं बनाता, पर फिर भी खा लेता, पेट भर लेता हूँ। ऐसे ही क्या हो रहा है, ऊपर लाइट लगी है, मुझ पर टकरा रही है यार, तुम्हारे ऊपर आ रही है, वो तुम उसको देख पा रहे हो, तुम नहीं देख रहे हो। कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, फिर कैमरा तुम्हें कुछ और दिखा रहा है। ठीक है, तो ऐसा होता है भैया, लाइट आती है, टकराती है, रिफ्लेक्शन काइंड ऑफ चीज़ होती है यहाँ पे, और हमारी आंखों में आती है, तो हम उसको भी देख लेते हैं। चलो लाइट की कुछ बेसिक चीज़ें देखते हैं। लाइट है क्या? लाइट है क्या, क्या चीज़ से बनी हुई है भैया? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब सूरज से किरणें आती हैं, सोलर एनर्जी हम तक पहुंचती है। लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है। ओके, लाइट इज ए नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव। नॉन मैकेनिकल का मतलब, जैसे हमारी साउंड भी एक वेव होती है, लेकिन साउंड एक मैकेनिकल वेव होती है। एक रस्सी लो, मान लो रस्सी में ऐसे करके हम छोड़ देते हैं, वो ऐसे टॉय 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 करके वेव जाती है, वो एक मैकेनिकल वेव है। उसको एक मीडियम की भी जरूरत पड़ती है। लाइट एक नॉन मैकेनिकल वेव है, और नॉन मैकेनिकल में भी कौन सी होती है हमारे पास? ट्रांसवर्स वेव है, यानी कि ये कुछ इस तरीके से चलती है। अगर लाइट का डायरेक्शन इस तरफ है तो उसमें जो डिस्टर्बेंस होता है ना, वो ऊपर नीचे की तरफ हो जाता है। जैसे हमारे पास जो साउंड होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है, उसमें अगर इस दिशा में साउंड जा रहा है तो पार्टिकल्स का मोशन भी इसी दिशा में होता है ना, उसी दिशा में होता जाता है। लाइट ट्रांसवर्स है, जाना उधर है। पार्टिकल तो मूव नहीं होते। हमारे पास जो डिस्टर्बेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, जिस दिशा में जाना है उसके परपेंडिकुलर, यानी कि ऊपर नीचे वाली दिशा में हमारे पास डिस्टर्बेंस होता है। खैर, बस याद रखने की चीज़ है दोस्तों, शब्द याद रख लो, आपसे कोई ऐसा डायग्राम नहीं बनवाने वाला। ठीक है जी। अच्छा, अगर ये मैकेनिकल वेव नहीं है तो ये कौन सी वेव है? तो ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, सब हायर क्लासेस की चीज़ें।
आपके काम की नहीं है, पर हमें पता होना चाहिए। इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको हम शॉर्ट में EMW भी लिख देते हैं, EMW। ठीक। अच्छा, जितनी भी EMW होती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उनको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, उनको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसीलिए लाइट को भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। और लाइट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम। तो सन से जो हम तक रोशनी आ रही है, सन से अर्थ तक जो रोशनी आ रही है, क्यों आ रही है भैया? बीच में मीडियम तो है ही नहीं। सन पे तो धमाके भी हो रहे हैं, धमाके हम तक नहीं आते, हम उन धमाकों की आवाज़ नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि जो साउंड एक वेव है, साउंड एक मैकेनिकल वेव है, उसको मीडियम चाहिए बीच में। वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता, हमें धमाकों का शोर नहीं सुनना पड़ता। लेकिन हम लाइट को देख पाते हैं, लाइट हम तक पहुंच जाती है। लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। ठीक। और लाइट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी काफ़ी यूज आने वाला है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो आपको याद करनी है भैया। लाइट की स्पीड जो होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं, अगर किलोमीटर पर सेकंड में लाना चाहो तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर लाइट ट्रैवल कर लेती है, तो बहुत ही फास्ट होती है। सबसे फास्ट चीज़ इस यूनिवर्स में ही लाइट है। लाइट से फास्ट कोई चल भी नहीं सकता, ना कोई चल पाया है, ना कोई चल पाएगा। ठीक। तो ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। आमतौर पे आपने देखा होगा, अपन वेलोसिटी को कैसे लिख देते हैं? v, क्योंकि वेलोसिटी बदलती है। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, कभी 20 पे चला रहा हूँ, कभी 50 पे चला रहा हूँ, ठीक है। अलग अलग स्पीड हो सकती है, लेकिन लाइट की स्पीड अलग अलग नहीं होती, वो कांस्टेंट होती है वैक्यूम में। तो इसीलिए उसको एक स्पेशल नाम दे दिया उन्होंने, सी से उसे डिनोट किया जाता है। और ये हमारे पास लाइट की स्पीड होती है, जिसकी वैल्यू भाई आपको याद रखनी है बहुत जगह। वैसे तो न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें दे देंगे, पर नहीं रहेंगे तो ये अज्यूम किया जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लिख लो दोस्तों इसको अपनी कॉपी में, फिर अपन चलेंगे आगे। लिख लो, पूरे के पूरे को लिख लो, पॉज कर लो, लिख लो, मैं इधर आ जाता हूँ। ऑलराइट, न्यूमेरिकल आ गया। लाइट फ्रॉम द सन टेक्स अप्रोक्सीमेटली 8 minutes and 20 seconds टू रीच द अर्थ। हाउ फार इज सन फ्रॉम द अर्थ? हमसे बोला गया है कि भाई सन से जब लाइट निकलती है तो हमारी अर्थ तक पहुंचने में उसको कुछ समय लगेगा, तुरंत नहीं पहुंचती। 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। यानी कि हमारा सन कितनी दूर है, जरा उसका अंदाजा बताओ भैया कि कितनी दूर होगा, ये डिस्टेंस कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों हमें क्या क्या पता है? हमें मालूम है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें क्वेश्चन में टाइम भी दिया हुआ है, टाइम की वैल्यू कितनी दी हुई है? 8 minute and 20 seconds। बहुत बढ़िया सवाल है। वीडियो को पॉज करो, मुझे बताओ कि जो डिस्टेंस होने वाला है अर्थ का सन से वो कितना है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। सॉल्व करें, कितनों का आंसर आ गया सही? देखो दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए पहली बात तो फॉर्मूला क्या लगेगा हमारे पास? क्या होता है? वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमसे पूछा है डिस्टेंस, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अच्छा, वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, देखो यूनिट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है दोस्तों, टाइम को अपने को थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा। यार ये लिखा हुआ है देखो 8 मिनट और 20 सेकंड, इसको पूरा का पूरा हम सेकंड में अगर लेकर के आ जाए तो ही हम कैलकुलेशन आसानी से कर पाएंगे। तो इसको देखो मैं क्या लिखूंगा, 8 मिनट में हो जाते हैं हमारे पास 8 × 60 इतने सेकेंड्स, प्लस 20 सेकेंड तो ऑल थे ही सही, करेक्ट। तो ये मिनट का सेकेंड में कन्वर्जन बहुत ज़रूरी है। 8 मिनट में 60 सेकेंड हुए तो 8 × 60 और 20 सेकेंड और एक्स्ट्रा थे, तो ये टोटल जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8 × 6 कितना होता है? 480 + 20 विच इज़ इक्वल टू 500 सेकेंड हमें यहाँ पर लगने वाले हैं। 500 सेकेंड हमें लगे हैं लाइट को सन से अर्थ तक पहुँचने में। चलो जी, इस वैल्यू को यहाँ फॉर्मूले में रखा जाए। डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी हमने लिख दी है यहाँ पर, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम की वैल्यू कितनी आई है? 500 सेकेंड। ठीक है, 500 सेकेंड। यहाँ से अपने पास क्या वैल्यू आएगी? इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, 3 × 5 हो जाता है 15 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻, देखो 8 यहाँ पे था और 9 और 10 10 हो गया यहाँ पे, तो 10⁻10
अच्छा, यूनिट क्या आएगी? ये था मीटर पर सेकंड, सेकंड से सेकंड कट गया है ना, और बच जाते हैं मेरे पास सिर्फ मीटर। तो 15 इंटू 10⁻10 मीटर, या फिर ये कितना हो गया? ये 150 मिलियन, सॉरी 150 बिलियन हो गया, बिलियन मीटर। और अगर आपसे किलोमीटर में पूछा है, बिलियन का मतलब क्या होता है? 10⁻9। या फिर अगर आपको किलोमीटर में लाना है तो ये जाता है 150 मिलियन किलोमीटर। यार मिलियन का मतलब होता है 10⁻6। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1.5 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा ये? 8 किलोमीटर। तो किसी भी तरीके से आप आंसर लिख सकते हो, लेकिन एक चीज़ पक्की है सन बहुत दूर, सन बहुत दूर है। और देखो ये जो अपने पास 9 क्लास का फॉर्मूला नहीं आ गया, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ऐसे मिक्स एंड मैच करके बहुत सारे फॉर्मूले फिजिक्स में लगते रहते हैं। तो फिजिक्स के बेसिक्स अपने स्ट्रांग होने चाहिए, जो इस वीडियो में अपन सारे कर लेंगे, रिफ्लेक्शन वाले तो सारे ही कर लेंगे। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। और नाउ इज द टाइम फॉर दोस्तों प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से आप सब ने रिफ्लेक्शन कराया है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी आप पहले कर चुके हो, लेकिन हम एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज करेंगे, जल्दी से रिवाइज करेंगे। ठीक है जी, प्लेन मिरर से कैसा होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन समझने से पहले एक प्लेन मिरर बनाएंगे दोस्तों, मेरे साथ बनाते चलना। हेडिंग लिख लो यहाँ पर, प्लेन मिरर। एक बार मेरा फ़ोन पे कर रहा है, इसको मैं थोड़ा सा साइलेंट कर लूँ। हाँ, हमारे पास प्लेन मिरर लिख लो हेडिंग, और यहाँ पर एक इस तरीके से बना दो प्लेन मिरर। ऐसे लाइन खींचनी है आपको। और ये अभी मिरर बना नहीं है, मिरर बनने के लिए हमको इसके नीचे ऐसे ठीक से खूब सारी ये लगा देनी है। क्या बोलते हैं इनको? शेडिंग बोल लो। जैसे ही मैंने ये कर दिया, इसका मतलब ऊपर वाला हिस्सा इधर से लाइट होगी तो अब रिफ्लेक्ट होकर इधर जा सकती है, पीछे से लाइट नहीं आएगी, इधर से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो चुका है। ऑलराइट, अब ये हमारे पास प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर के ऊपर कहीं से तो लाइट आएगी, ऐसे आप कहीं से भी लेके आ जाओ दोस्तों। एक काम करना, स्केल लेना और ऐसे एक लाइट रे को इंसिडेंट करा दो। इंसिडेंट करना यानी कि आना, लाइट रे आई है। अच्छा, लाइट रे आई है तो सिर्फ लाइन बनाने से नहीं चलेगा, हमें एरो लगाना होता है। मैं एरो को यहाँ पे नहीं लगाता हूँ, इससे मुझे पता तो चल रहा है लाइट रे इधर आई है, लेकिन एरो यहाँ बनाऊंगा। अभी यहाँ पे और भी 50 चीज़ें ड्रॉ करनी है दोस्तों, कचड़ा मच जाता है, इसलिए हम यहाँ बीच में कहीं पे एरो लगा देते हैं। इस लाइट को क्या बोलते हैं? ये आने वाली रे है, मिरर के ऊपर आकर के गिरी है, इसका वर्ड होता है इंसिडेंट रे या फिर आने वाली रे। तो इसको लिख लो, ऐसे लिखो यहाँ पर, इंसिडेंट, इंसिडेंट रे या फिर आने, आने वाली रे, रे आने वाली रे। ठीक, लाइट रे आ गई, रिफ्लेक्शन होगा। कैसे होगा? यहाँ तक तो कुछ किया ही नहीं है, तो बेसिक क्वेश्चन है। अब रिफ्लेक्शन स्टार्ट होगा। अच्छा, जिस जगह मिरर पे आकर के गिरती है लाइट, इस पॉइंट का भी एक नाम है। इस पॉइंट का बहुत ही खास नाम होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट पर आकर के लाइट इंसिडेंट हुई है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इसको बोला जाएगा। ठीक, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? देखो दोस्तों, जिस जगह पे लाइट आती है, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट होती है, वहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है। नॉर्मल क्या चीज़ होती है? नॉर्मल का मतलब हो गया परपेंडिकुलर। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। देखो यहाँ पे नॉर्मल की डेफिनेशन भी हमने लिखी हुई है। द नॉर्मल इज एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द सर्फेस वेयर लाइट इज इंसिडेंट। अब मेरे को एक सरफेस चाहिए रहेगी इसके लिए। देखो ये मान लो हमारे पास कोई भी एक सरफेस है, ठीक है, इस पे लाइट रे आई है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लो इंसिडेंट हो गई, तो यहाँ पर मुझे एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा। नॉर्मल क्या होगा? इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। जैसे सरफेस के परपेंडिकुलर यानी कि ये हो गया। अगर सरफेस ऐसे होती तो नॉर्मल ऐसे होता, अगर सरफेस ऐसे होती तो नॉर्मल कुछ ऐसे होता। नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। आप देख रहे हो सरफेस को 3D में कैसे भी घुमा लो, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। इस पर्टिकुलर केस में हमारा मिरर ऐसे रखा हुआ था, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है हमारा नॉर्मल जो है कुछ इस तरीके से आएगा। करेक्ट, हमारा नॉर्मल कुछ इस तरीके से आएगा, लेकिन नॉर्मल होता है एक इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन को अपन डैश 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 से बनाते हैं। नॉर्मल को मैं अक्सर प्रेफर करता हूँ नीले रंग से बना दूँ, एन से नीला, एन से नॉर्मल, डैश 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 ऐसे कर दिया।
इसको लिख देते हैं नॉर्मल, या फिर आप सिर्फ एन भी लिख सकते हो, लिख देना भी पूरा। ओके, ठीक है जी। अब इसके बाद क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर हमें एक एंगल ऑफ इंसिडेंस देखना होता है। कौन सा वाला एंगल होगा इंसिडेंस का? क्या ये वाला हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है? दिस इज एंगल आई लिख दूँ और यही हो जाएगा गलत। देखो दोस्तों, एंगल यहाँ पर दो बन रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो एक ये भी एक एंगल बन रहा है, इसको भी एंगल आई बोला जा सकता था। डेफिनेशन के हिसाब से इसको नहीं बोला जाता है, ये होता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। हमेशा नॉर्मल के साथ बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्शन का जो एंगल है वो भी नॉर्मल के साथ बनता है। आगे हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, वहाँ पे भी नॉर्मल के साथ बनता है। सारे एंगल नॉर्मल के साथ बनते हैं। तो नॉर्मल बनाओ, नॉर्मल से इस तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंस लगा दो। ओके, नेक्स्ट जो हमें स्टेप करना है भैया, जितना ये इस तरफ देखो, अब ये नॉर्मल है, नॉर्मल से नापते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। जितना ये इधर टिल्ट है, जितना ये इधर टिल्ट है, उतना ही उधर टिल्ट कर दो, उतना ही उधर टिल्ट कर दो और ऐसे लाइट को रिफ्लेक्ट करा दो। तो जितना ये है अंदाजे से मैं यहाँ पर देखो उतना इधर टिल्ट करूँगा। ओके, यहाँ पर एक गलती बहुत लोग कर देते हैं कि यार पहले एंगल बना दे। पहले भाई आप अंदाज़ा लेकर के ऐसे रे बना दो ये, ठीक है। अगर आपको जो ज्योमेट्री की चीज़ें लेकर के नाप के बनाना है तो बनाओ, नहीं तो ऐसे अंदाजे से मैंने बना दी। स्केल लेकर के आप लाइन खींच सकते हो। ओके, फिर मुझे एंगल मार्क करना है। अब एंगल मार्क करने के लिए यार यहाँ पर ऐसे मत करना, ये नहीं करना है। इससे क्या होता है ना दोस्तों, ये पूरा एंगल ऐसा लगता है यार ये पूरा एंगल एक ही सिंगल एंगल है, तो समझ में नहीं आता। तो इसलिए ऐसे नहीं करेंगे। यहाँ पे मत करो, नीचे वाले पे ऐसे बना दो, ठीक है। नीचे वाले पे बना दो, नहीं तो ऊपर वाले पे ऐसे बना दो, ठीक है। कहीं भी बना दो, बस यहाँ पर ऐसे मत करना। एक कंटिन्यूएशन में नहीं दिखना चाहिए, अलग अलग दिखना बहुत ज़रूरी है। और इसको मार्क करना है भैया, ये है एंगल आर, ये है हमारा एंगल आर। इस लाइट रे को बोला जाता है, अभी क्योंकि रिफ्लेक्ट होके गई है तो इसको हम क्या बोल देंगे, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। और रिफ्लेक्टेड रे को हिंदी में क्या बोलते हैं, परिवर्तित, परावर्तित, परिवर्तित बोलते हैं शायद, मुझे मालूम नहीं है, तो इसलिए मैं अभी इसको लिख नहीं रहा हूँ। जाने वाली रे लिख दूंगा नहीं तो मैं। तो ये हमारे पास प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन हो गया दोस्तों। आपकी कॉपी में एग्जैक्टली ये डायग्राम एज इट इज़ होना चाहिए। अगर आपको ये हो गया, ये समझ में आ गया, तो आधी से ज़्यादा चीज़ें आप समझ चुके हो। हमेशा पहले एक लाइट रे इंसिडेंट होगी, हमारे पास एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आएगा, वहाँ पर मिरर के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे नॉर्मल बनेगा। एंगल नापेंगे, जितना इधर ये है उतना ही उधर वो हो जाएगा, और रिफ्लेक्टेड रे हम बना देते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि भैया ये जो हमारा एंगल आई है वो एंगल आर के बराबर होता है। दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, लिख लो इसको, लिख लो। अच्छा, यहाँ पे मैं तुमको सेकंड लॉ भी समझा दूँ क्या? सेकंड लॉ भी बता दूँ यहाँ पे। सेकंड लॉ बताने के लिए मुझे एक चीज़ चाहिए, वो कहाँ गई? यहीं थी, यहीं थी, रुको। ओ नो, ओ नो, कहाँ गई, कहाँ गई? रुको, मैं ला रहा हूँ, मैं ला रहा हूँ। मिल गई, मिल गई। दोस्तों, सेकंड लॉ क्या बोलता है, अब देखो ध्यान से देखना। फर्स्ट लॉ तो अपने को बोलता है एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। अभी पूरा लिखवाऊंगा, टेंशन मत लेना, है ना। अभी बस समझ लो, मैं अच्छे से लिखवाऊंगा। डोंट वरी, डोंट वरी गाइस, तुम्हारे नोट्स बनाना मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारे नोट्स बनाना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। देखो, ये था हमारा मिरर, ये था हमारा नॉर्मल, ये थी हमारी इंसिडेंट रे। अब मान लो अभी हमने रिफ्लेक्शन नहीं कराया, अभी तक कराया ही नहीं है, ठीक है। लेकिन पहले लॉ ने मुझे बता रखा है कि एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आई। तो यानी कि हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। मैंने यहाँ से नापा ऐसे कि भैया जितना एंगल आई था, जितना ये एंगल आई था उतना ही एंगल आर है। ये हमने नाप लिया, फर्स्ट लॉ ने तो ये बता दिया। लेकिन वो मैं एंगल इस तरफ भी तो बना सकता था भैया। एंगल आर ऐसे भी देखो, मान लो एंगल आई की वैल्यू है 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री जरूरी थोड़ी है मैं इधर ही नापूं। 30 डिग्री ऐसे भी 30 डिग्री कर सकता हूँ, ऐसे भी 30 डिग्री कर सकता हूँ, ऐसे भी 30 डिग्री कर सकता हूँ, ऐसे भी 30 डिग्री कर सकता हूँ। सारे ही 30 डिग्री हैं, सारे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो जाएंगे। लेकिन लाइट रे तो एक ही तरफ जाती है, लाइट रे जाएगी इधर ही। तो इसी को लिखा कैसे जाएगा भैया, आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, जिस प्लेन में नॉर्मल और इंसिडेंट रे होता है, देखो ये पूरा का पूरा एक प्लेन बना हुआ है, टीवी एक फ्लैट प्लेन है, हाँ ना, प्लेन है।
उसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे होनी चाहिए, उससे बाहर ऐसे 3 डायमेंशन में इधर मत निकाल देना है, इधर मत निकाल देना, इधर मत निकाल देना, उसी में होगी। तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, पर बहुत लोगों को समझ नहीं आती है ये। अब मानो यहाँ पर अगर मैं ऐसे बॉल लेकर, क्रिकेट खेला स्पिन करा देते ना, ऐसे बॉल को घुमा के फेंक दूँ यहाँ से, ऐसे जाएगी, ज़रूरी नहीं है बॉल सीधी जाए। फिर क्रिकेट की बॉल ऐसे करके इधर निकल आती है, वहाँ पे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा, लेकिन हमारे पास वो तीनों सेम प्लेन में नहीं होते, तो बॉल बाहर निकल आती है, कभी उधर चली जाएगी, कभी इधर चली जाएगी, स्पिन करा सकते हो। लाइट में स्पिनिंग नहीं होती, उसी को लिखा जाता है सेकेंड लॉ के फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये अपना सेकेंड लॉ भी हो जाता है। अभी पूरा लिखवा दूंगा, पहले आई होप आप लोगों ने ये पूरा लिख लिया हो, नहीं लिखा है तो पॉज करके लिख लो, लिखो यार। इसके बाद लिख लिया ना, अब थोड़ा सा अपन प्रैक्टिस करते हैं। अब मैंने दोस्तों आप लोग के लिए कुछ मिरर्स बनाए हुए हैं, तो पहले तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके सारे के सारे पहले तो अपनी कॉपी में बनाओ, सारे के सारे अपनी कॉपी में बनाओ, ठीक। मैंने सब में एक इंसिडेंट रे बनाई हुई है, सभी में आपको नॉर्मल भी ड्रॉ करना है और उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे भी ड्रॉ करनी है, अंदाजे से करनी है, कोई प्रोटेक्टर का यूज़ नहीं होगा यहाँ पे, ठीक। आपको सिर्फ अपना दिमाग लगाना है और हाथ से नीटली डायग्राम बनाने हैं, हर बार ज्योमेट्री बॉक्स को नहीं उठाओगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, ये 1 2 3 4 5 6 मिरर के केस हैं, 6 के 6 रिफ्लेक्शन करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। अरे सॉल्व। आओ दोस्तों, कितने लोगों के सही हुए देखो यार, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो हम नॉर्मल बनाते चलेंगे और फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट कराते चलेंगे। देखो यहाँ पे लाइट आई है, अच्छा ध्यान से देखना, जो भी हमारी सरफेस होती है उसके परपेंडिकुलर होता है मिरर, है ना, सॉरी नॉर्मल, उसके परपेंडिकुलर होता है। जैसे अगर ये सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे होगा। यहाँ पर मिरर उल्टा लगा है, मिरर ऐसे लगा है, तो नॉर्मल ऐसे आएगा। देखो नॉर्मल यहाँ नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पर मिरर ऐसे लगा है, नॉर्मल मिरर के परपेंडिकुलर होता है, यहाँ नॉर्मल ऐसे आएगा। यहाँ पे इस वाले केस में अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल ऐसे आएगा। देखो ये दोनों है ना परपेंडिकुलर, ये ऐसे, ये ऐसे मेरे पास नॉर्मल आने वाला है। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास ऐसे नॉर्मल आ जाएगा। नॉर्मल आ गया तो हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड है, अंदाजे से जितना ये एंगल है उतने पे ही मैं ऐसे रिफ्लेक्ट करा दूंगा और ये मेरे पास रिफ्लेक्शन ख़त्म। चलो जी, अगले वाले पे देखो, यहाँ पे इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई है, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द मिरर होगा और हमारे पास जो रिफ्लेक्शन आने वाला है वो लगभग ऐसे आ जाएगा। अंदाजे से ही मैंने ये दोनों एंगल को बराबर बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, कुछ इस तरीके से हमारे पास नॉर्मल होने वाला है और जितना ये एंगल आई था उतना ही एंगल आर के हिसाब से अंदाजे से मैं कुछ ऐसे लाइन को ड्रॉ कर दूंगा। यहाँ पे देखो, आई होप तुम लोग के सारे सही बने हों ये, क्योंकि बहुत ही सिंपल है यार, अगर तुम्हारा यही गड़बड़ हो गया तो फिर तो क्या करोगे यार। ये ठीक से नहीं बना, ये वाला नहीं बना ठीक से बनाएंगे। ये जी बन गया, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे टेढ़ा है हमारा मिरर, मिरर से 90 डिग्री पर नॉर्मल होता है, कुछ ऐसे नॉर्मल आने वाला, लेकिन नॉर्मल बनता है डैश 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 वाली लाइन से। यहाँ पर रिफ्लेक्शन जो अब होगा, अब ये एंगल आई है उतना ही एंगल आर हमारे पास कुछ यहाँ हो जाएगा, कुछ ऐसा हमारे पास रिफ्लेक्शन होने वाला है, दिखाई दिया। और जो लास्ट केस है, यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे नॉर्मल आ जाएगा और यहाँ से हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है कुछ ऐसे चली जाएगी। ये कितने लोगों के सारे सही हो गए, कितने लोगों के सारे ये सही हो गए, ये देख लो, लिख लो इसको, सबके सही होने ही चाहिए। इतने सिंपल से थे, लल्लू से थे, बहुत ही बेसिक से थे। लिखो इसको कॉपी में, और अब हम चलेंगे आगे। लिख लो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यार लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने तुमको पहले ही समझा दिए, ठीक है। फिर भी एक बार और एक बार फिर से मिरर बना देते। देखो आपके पास स्पीड में बनाना मेरे साथ, लिखो हेडिंग कॉपी में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर उसके बाद थोड़ी जगह छोड़ना, यहाँ पे डायग्राम बनना है, फिर उसके बाद अपन ये दोनों लॉज हैं उनको भी लिख लेंगे और बीच में बना देंगे इस तरीके से एक मिरर। फटाक से बनाना, आपकी बार स्पीड में बनाना, तुम लोग देख चुके हो ऑलरेडी कैसे बनता है,
स्किप मत करो, प्रैक्टिस कर लोगे डायग्राम की तो फायदे में रहोगे, आगे फिजिक्स से डर नहीं लगेगा। आज तुमने ये डायग्राम स्किप कर दिया मतलब तुम्हें फिजिक्स में सिली मिस्टेक्स खूब होंगी, फिजिक्स से डर लगेगा, भगते रहोगे फिर। और फिजिक्स भैया पीछा नहीं छोड़ती। फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट भले ही क्लास 10 के बाद तुम ऐसे सब्जेक्ट चुन लो जिसमें तुम्हें फिजिक्स साइंस ना पढ़ना पड़े, लेकिन ज़िंदगी भर साथ रहती है। सिर्फ फिजिक्स नहीं, बाकी सारी चीज़ें, ज्योमेट्री भी, ज्योग्राफी भी, सब चीज़ें हमेशा साथ रहती हैं। तो भागा मत करो, भगोड़े मत बनो, करके दिखाओ इसको। चलो, इंसिडेंट रे खटैक आ गई यहाँ पे। जिस जगह पे आती है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वहाँ पे हम बनाते हैं नॉर्मल। ये बन गया नॉर्मल। नॉर्मल बन चुका है। यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस नापेंगे, ऐसे नाप लिया। इसको मार्क कर दें, एंगल आई कर दिया जी। लगभग उतना ही अंदाजे से एंगल आर करके हम यहाँ पर इस तरीके से एंगल आर मार्क कर देंगे और बोल देंगे भैया हमारे पास फर्स्ट लॉ बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, दैट्स इट। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोस्तों फर्स्ट लॉ अपने पास हो गया। सेकेंड लॉ बोलता है द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि ये है अपना पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे जो नॉर्मल है, और द रिफ्लेक्टेड रे दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अभी मैंने तुमको बताया था कैसे लाई करते हैं इन द सेम प्लेन, ठीक है। एक प्लेन में बैठ के जाते हैं सब, एक साथ झूठ बोलते हैं। दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। लिख लो कॉपी में, पॉज करके लिख लो इसको। लिखो 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 लिखो, स्किप नहीं करना, लिखो। हाँ, आ गए हम एक न्यूमेरिकल पे। अब दोस्तों बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, ठीक है। एक रफ डायग्राम बनाना है आपको। उससे पहले क्वेश्चन को कॉपी में भी लिखना है। इस क्वेश्चन को कॉपी में लिख लो, ऑप्शंस मत लिखना, ऑप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। और तुम लोग को एक सीक्रेट बताता हूँ मैं, ये ऑप्शन गलत है, इनमें सही ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। मैंने ही टाइप किया ना, मुझे मालूम है। 2-3 बार ये वीडियो बार बार मैं बना चुका हूँ, हर बार मैं गलत गलत ही ले आता हूँ। कोई बात नहीं, अब गलत है तो है। तो दोस्तों वीडियो को पॉज करो, रफ डायग्राम बनाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करो। हुआ सॉल्व। किसी का इनमें से आंसर तो नहीं आ गया, क्योंकि ये ऑप्शन सच में गलत है यार। हो जाता है कई बार टाइपिंग मिस्टेक, सच में सारे ऑप्शन गलत है, इनमें है ही नहीं आंसर, इनमें है ही नहीं। आओ दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। द एंगल फॉर्म बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज 80 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस? एंगल ऑफ इंसिडेंस इन्होंने पूछा है, इन्होंने हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी है। वो इन्फॉर्मेशन ऐसे विजुलाइज नहीं होगी जब तक आप एक सिंपल बेसिक सा डायग्राम नहीं बनाओगे। तो एक काम करते ना, बेसिक सा डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे बनाएंगे, ऐसे मिरर ले लो, जैसे आपका मन करे वैसे आप मिरर ले सकते हो। ये जी हमने मिरर ले लिया, इसमें हम एक रे को इंसिडेंट कराएंगे। ये लो, हमने एक रे को ऐसे कुछ इंसिडेंट करा दिया, जो ठीक से एरो बना नहीं मेरा चोंच, ये लो। फिर यहाँ पर हमारे पास एक नॉर्मल होगा, ठीक है। नॉर्मल बनाओ 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 बनाओ, ये हमारे पास नॉर्मल रहा होगा। और यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे हमारे पास कुछ इस तरीके से जाएगी, खटैक। एंगल आई एंगल आर मार्क कर देते हैं। ये है हमारे पास एंगल आई। एंगल आर दोस्तों यहाँ पे मार्क करेंगे, एंगल आर, ठीक है। क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है? क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है? क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भैया द एंगल फॉर्म बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज 80 डिग्री। कौन सी है इंसिडेंट रे, कौन सी है रिफ्लेक्टेड रे, क्या आप यहाँ पे देख पा रहे हो? देखो दोस्तों, ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 80 डिग्री, ठीक। तो यहाँ से ऐसे ये जो टोटल डिस्टेंस एंगल है, इसकी वैल्यू दी हुई है 80 डिग्री। कितने लोगों को क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है? कितने लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका ऑलरेडी? यहां से हमारे पास एंगल आई प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 80 डिग्री। ये हमें क्वेश्चन में यही चीज़ तो दी हुई है, एंगल आई प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 80 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है। फिर मुझे एक और चीज़ पता है यार, हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि एंगल आई
इज इक्वल टू एंगल आर होता है हमेशा, रिफ्लेक्शन में हमेशा ऐसे ही होता है। तो मान लो यार इन दोनों की वैल्यू को ही मैं एक्स अज्यूम कर लेता हूँ, दोनों की वैल्यू जो भी आएगी उसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम बोलेंगे भैया एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 80 डिग्री। यहाँ से पता चलता है 2x इज इक्वल टू 80 डिग्री, और यहाँ से आ जाता है x इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो हमारा एंगल आई की वैल्यू आ जाती है 40 डिग्री, और वही होता है हमारे पास एंगल आर। और इससे मुझे अभी अभी एक चीज़ पता चली दोस्तों, मैं जो बोल रहा था कि सारे ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं, वो दूसरे क्वेश्चन में थे। यहाँ पे तो ऑप्शन भी करेक्ट आ गया। तुम्हारे साथ मजाक हो गया। तो बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, ठीक। लिखो इसे एंड लेट्स गो। कुछ और बेसिक कॉमन सी चीज़ें होती है हमारे पास। स्पेशल केसेस ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं दोस्तों। नॉर्मल इंसिडेंस तब बोलते हैं जब हमारे पास एंगल आई की वैल्यू होती है 0 डिग्री, और क्योंकि एंगल आर बराबर होते हैं तो एंगल आर की वैल्यू भी 0 आ जाती है। इस तरीके से लिखना है, यहाँ पे भी छोटा सा इसका डायग्राम बनाएंगे। ग्रेजिंग इंसिडेंस उसको बोला जाता है जब एंगल आई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली ऑलमोस्ट 90 डिग्री हो जाती है और एंगल आर भी अपना ऑलमोस्ट इतना ही हो जाता है। तो इसका जो डायग्राम बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है, यानी कि जो हमारे पास लाइट रे आएगी वो इस तरीके से गिरी है, उसको बोलते हैं वो परपेंडिकुलर ही मिरर से गिर गई है। तो यहाँ से ऐसे गिरेगी, नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होता है तो यही नॉर्मल हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर के भी ऐसे ही चली जाएगी है। तो इसको बोलते हैं हमारे पास रिट्रेसेस इट्स पाथ, है ना। नॉर्मल इंसिडेंस के केस में इट रिट्रेसेस रिट्रेसेस इट्स पाथ, यानी जिस पाथ से आई है उसी पाथ पे वापस चली जाने वाली है, रिट्रेसेस इट्स पाथ। और हमारे पास जो दूसरा ग्रेजिंग इंसिडेंस है, ग्रेजिंग इंसिडेंस क्या होता है, एक भैंस है जो ग्रेजिंग कर रही है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, पर उससे इसका कोई लेना देना नहीं। लाइट एकदम ऐसे आई है, एकदम ऐसे आई है, और यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल होता है। अगर मुझसे कोई बोले ये एंगल आई है, एंगल आई की वैल्यू ऑलमोस्ट 90 डिग्री है, 90 डिग्री मान लो आप, ठीक है, वो हो जाती है। तो यहाँ से जो लाइट है टकरा के वापस जाएगी, वो भी कुछ ऐसे ही चली जाएगी, और ये बन जाता है हमारे पास एंगल आर। उसकी वैल्यू भी ऑलमोस्ट 90 डिग्री हो जाएगी। तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं नॉर्मल इंसिडेंस से क्या होगा, भैया रिट्रेस कर लेगी, इस बात ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो ये लिख लो, इसलिए दैट्स इट। इट्टू सही है, इट्टू सा, इट्टू सा। चलो, नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर। इमेज कैसे बनती है, कैसे बनाते हैं इमेज, इसका डे डायग्राम पहले मैं तुमको बताऊंगा, दो तरीके से बताने वाला हूँ, ठीक है। पहले बताऊंगा कि एक्चुअली में क्या होता है, तो तुम समझ जाओगे क्या होता है। उसके बाद बताऊंगा कि कॉपी में कैसे बनाना है, स्केल लेकर के कैसे बनाना है, ठीक है। तो बनाने तुमको दोनों ही है, एक बार बिना स्केल के बनाओगे, एक बार स्केल के साथ बनाओगे। तो अभी हम जो बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं विदाउट स्केल, विदाउट स्केल बनाना है अभी। आ जाओ दोस्तों, इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसे एक बड़ा सा प्लेन मिरर बनाएंगे। ये लो, अपनी कॉपी के बीचों बीच इस तरीके से एक बड़ा सा प्लेन मिरर बना लो, ठीक है। इमेज बनेगी किसकी, पहले कहीं एक ऑब्जेक्ट होगी उसकी बनेगी। यार ये यहाँ पे एक काम कर, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लगाओ, लग गई ऑब्जेक्ट, ओके। इमेज कैसे बनती है, इमेज बनती कैसे है, देखो यार दोस्तों, होता क्या है, यहाँ से कुछ लाइट रेज निकलती हैं। अब ये खुद की रे निकाल रही है, यहाँ बल्ब जल रहा था उससे लाइट रेज पाइप पे टकरा के इधर जा रही है, जैसे भी जा रही जाती यहाँ से लाइट रे है कुछ, मान लो ऐसे, मान लो इधर जा रही थी, ठीक है। मिरर को फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे क्या है, मिरर बोलता है मेरे पास लाइट आ रही है, मैं इसको रिफ्लेक्ट करा दूंगा। कैसे कराऊंगा, सबसे पहले तो यहाँ पे नॉर्मल बनेगा ऐसे खटैक, ओके। और जितना ये नॉर्मल है, जितना इसका एंगल बना है उतना ही ऐसे इसका रिफ्लेक्शन का एंगल बनेगा, और ये लाइट रे इधर मुड़ जाएगी इस तरीके से कि ये एंगल आई एंगल आर दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है जी, ओके। अब एक बात बताओ, मान लो यहाँ पर हमारे पास कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, इस तरीके से आंख लगा के वो बैठा ही हुआ है, उसको कोई काम ही नहीं है। ऑब्जर्वर क्या देखेगा कि यार इधर से लाइट रे आ रही है, इधर से लाइट रे आ रही है, और दोस्तों हमको पता है
हमको ये आदत है बहुत ज़्यादा। हमें मालूम है कि लाइट रे सीधी चलती है, लाइट रे ऐसे मुड़ती नहीं है, सीधी ही आती है, तो उससे इल्यूजन क्रिएट हो जाते हैं। इल्यूजन क्या क्रिएट होता है, हमको ऐसा लगता है कि यार ये लाइट रे इधर से आ रही है, यानी वो उधर ही कहीं बहुत आगे से इधर आ रही है। लाइट ऑब्जेक्ट की जा रही थी, इसको ऐसा लगेगा कि यार ऑब्जेक्ट इधर ही कहीं है। कहाँ है, इधर ही कहीं है। प्रिसाइजली अगर मैं बात करूं तो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इसी लाइन पर कहीं है। इधर से तो आ रही है लाइट है, इधर से तो आ रही है लाइट, ये तो यही बोलेगा। ठीक है जी, कोई बात नहीं, उसने कुछ गलत नहीं बोला। चलो दूसरी लाइटर की बात करते हैं। मान लो यहाँ से लाइटर कहीं भी डाल सकते हो दोस्तों, आपको जहाँ मन करे, है ना। मान लो मैंने यहाँ से ऐसे एक दूसरी लाइटर की बात कर ली। दो लाइटें लगती हैं इमेज बनाने के लिए, दो लाइटें लगती हैं। अच्छा, ये लाइट रे भी उसी तरीके से इसका भी रिफ्लेक्शन होने वाला है, इसी तरीके से इसका भी रिफ्लेक्शन होगा। ये नॉर्मल बनेगा और हमारे पास फिर यहाँ से ऐसे ये रिफ्लेक्ट होएगी। यहाँ पे कोई और ऑब्जर्वर बैठा है, वो भी बोलेगा यार ये जो ऑब्जेक्ट की लाइट है वो तो ऐसे आ रही थी, यानी कहीं इधर से आ रही होगी, कहीं इधर से, कहीं इधर से आ रही होगी। ठीक है, मुझसे सीधी नहीं बनी, अभी स्केल के बिना बनाना है, आप लोग को भी स्केल के बिना बनाना है, आपकी भी टेढ़ी बनेगी। ठीक है, कहीं इधर से आ रही होगी। ये बोल रहा है कि यार इस लाइन पे है हमारे पास, ये बोल रहा है इस लाइन पे हमारे पास। तो जो चीज़ है, मान लो टमाटर रखा है, ये कह रहा है टमाटर इस लाइन पे, ये कह रहा है टमाटर इस लाइन पे, यानी कि एक पॉइंट है जो दोनों ही लाइन पे है, तो हम बोल देंगे टमाटर यहाँ पर है। दोनों बात लोग एग्री कर जाएंगे, लेकिन वो असली में टमाटर तो है नहीं, टमाटर था ऑब्जेक्ट, यहाँ पे टमाटर की बनी है इमेज। इसको ऐसे बोला जाता है, इसको ऐसे बोला जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास इमेज बन जाती है। दिस इज इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर दोस्तों। ठीक है, अभी हमने रफ बनाया, अब इसको कैसे अच्छे से स्केल लेकर के बनाना है ये भी अपन अभी देखेंगे। रुको, पहले मैं यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर तुम इसको ऐसे जोड़ोगे, अगर तुम इसको ऐसे जोड़ोगे तो दोस्तों ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज लगा करके तुम एक चीज़ पता कर सकते हो कि पहली बात तो ये एंगल 90 डिग्री रहता है, और ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला जो डिस्टेंस है, दोनों बराबर होते हैं। और आपने रियल लाइफ में नोटिस भी किया होगा कि भैया अगर ये मिरर है, मेरा मुंह यहाँ पर है, तो जितना दूर मिरर होता है उतनी ही दूर हमारी इमेज बनती है। ठीक है, अगर मैं मिरर के पास आ जाता हूँ तो हमारी इमेज भी पास आ जाती है ना। मिरर के एकदम चिपक के देखो, ऐसे चिपक जाती है, दूर जाओगे तो इमेज भी दूर जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही होती है। इसी चीज़ का यूज़ करके हम अभी अच्छे से इमेज बनाएंगे। पहले एक बार देख लो आप लोग का ऐसा ही बना था कि नहीं बना था, लिख लो एंड लेट्स गो। अब हम अच्छे से इमेज फॉर्मेशन करने वाले हैं दोस्तों। इस चीज़ का हम यूज़ करने वाले हैं। इन अ प्लेन मिरर द डिस्टेंस ऑफ द इमेज बिहाइंड द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो मिरर के जितना सामने ऑब्जेक्ट है उतना ही पीछे इमेज होने वाली है। इस फैक्ट का इस्तेमाल करके हम बनाएंगे। आ जाओ, बनाओ पहले मिरर। अब की बार ये जो लाइन खींच रही है ये स्केल से खींचेगी, और ये जो खींच रही है ये स्केल से नहीं खींचेंगी, ये ऐसे ही खींचेंगी। ठीक है, बना लो, मिरर बन गया। ओके, यहाँ पे कहीं दोस्तों ऑब्जेक्ट रख दो ऐसे। इमेज बनाने से पहले क्या करना है तुमको, इमेज बनाने से पहले अब तुम्हें देख लेना है भैया एक परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा का क्या मतलब है, देखो दोस्तों, यहाँ से इस ऑब्जेक्ट से मैं एक लाइन ऐसे भी खींच सकता हूँ, एक लाइन ऐसे भी खींच सकता हूँ, एक लाइन ऐसे भी खींच सकता हूँ, लेकिन इनमें से परपेंडिकुलर सिर्फ ये वाली लाइन है जिसको मैंने खींचा। ठीक, तो एक अब मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। मैं लूँगा अपना स्केल, जो कि कहाँ है, एक सेकेंड, आ रहा है मेरा स्केल, रुको, यहाँ से, यहाँ से स्केल लूँगा। लाइन दिख रही है क्या, ठीक है, नहीं दिख रही है, हल्की हल्की दिख रही है। ऐसे बहुत लंबी डैश 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 वाली लाइन को मैं खींच दूंगा, डैश 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 वाली लाइन खींच दूंगा ऐसे, स्केल लगा करके ऐसे डैश 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 डैश। पहले इसको खींच दो, ख़त्म करो, बहुत लंबी खींच देना। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है भैया ये जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस इधर, जितना डिस्टेंस ये है
उतना ही पीछे इमेज बनती है। तो भैया यहाँ से यहाँ एक पॉइंट मार्क करो पहले, ठीक है, मैं भी पॉइंट मार्क करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गई मेरे पास। अगर ये लिखा हुआ था O फॉर ऑब्जेक्ट, यहाँ मैं लिख दूंगा I फॉर इमेज। खत्म, इमेज बन चुकी है। अब हमें रे डायग्राम बनाना है दोस्तों। लाइट रेस तो चाहिए, लाइट रेस तो चाहिए। चलो अब लाइट रे निकालेंगे। अब तुम्हारी मर्जी हो जहाँ, वहाँ लाइट रे को लेके आओ। जहाँ तुम्हारी मर्जी हो वहाँ लाइट रे को लेके आओ, लेकिन स्केल से लेके आना, ठीक है, स्केल से लेके आना। हाँ, यहाँ पे ऐसे कहीं पे भी, इधर ले आओ, इधर ले आओ, इधर ले आओ, कहीं भी लेके आओ। मान लो मैं यहाँ पे लेके आ गया, ठीक है जी। ये हमारे पास ये इंसिडेंट रे है, दिस इज इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे है, ऐसे है ये, ठीक है जी। जहाँ आ गई वहाँ पर दिखावे के लिए एक नॉर्मल बना दो, हमें इस नॉर्मल का कोई काम नहीं है, पर दिखना अच्छा चाहिए ना डायग्राम, ठीक है। हम इमेज पहले ही बना चुके हैं। अब दोस्तों इमेज तो बन चुकी है। लाइट रे ये टकरा के ऐसे जाएगी, टकरा के ऐसे जाएगी कि लगे इमेज इसी लाइन पे आने वाली है, ठीक है। तो अब देखो दोस्तों, ये 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। इन 2 पॉइंट पे स्केल को ऐसे रखो। कैसे रखोगे? ऐसे अपना स्केल रखो, यूं ऐसे, और लाइन खींचो यहाँ पे डैश 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 वाली, और यहाँ से ऐसे सॉलिड लाइन। देखो मैं किस तरीके से खींचता हूँ, ठीक है, मैं खींचने वाला हूँ, वैसे खींचना। ये मैंने रख दिया स्केल, और अब मैं लाइन खींच रहा हूँ। अरे खींच जाओ भैया, खींच जाओ, अच्छी लाइन खींच जाओ। यहाँ तक तो डैश 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 वाली खींची, और यहाँ से ऐसे सॉलिड लाइन खींच देंगे ऐसे, ठीक है। और ये मेरे को स्केल हटाना पड़ेगा। दिख रहा है कितनी सुंदर रे आई है, कितनी सुंदर रे आई है। यहाँ पर ऐसे लाइन में एरो मार देंगे, खत्म। दिस इज 1 रे। एक रे से काम नहीं चलता, 2 रे चाहिए, 2 रे चाहिए हमें। तो दूसरी रे कुछ लोग क्या करते हैं, इसी को बोल देते हैं भैया एक रे हमारी ये गई, और नॉर्मल इंसिडेंस हुआ है यहाँ पे देखो 90 डिग्री है, तो ये रिफ्लेक्ट होके भी यहीं से चली जाएगी, और इसको इधर भेज देते हैं, बोल देते बन गया रे डायग्राम, ख़त्म कर देते हैं। तो ये भी कोई गलत तो नहीं है, ये भी सही है, लेकिन मैं एक और रे बनाना चाहता हूँ ताकि आप लोग को दिखे, ठीक है, अच्छे से दिख पाए। हम क्या करेंगे, एक अब की बार जा यार लाइन, यहाँ से ऐसे गलत लाइन खींच गई, सीधी ऐसे लाइन खींच दो, ठीक है। एक लाइट रे यहाँ से ऐसे चली गई, ओके। अब देखो दोस्तों, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। लाइट यहाँ से इस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर के आएगी कि ऐसा लगे वो यहाँ से आ रही हो। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, अपने स्केल को यहाँ पे ऐसे रखो, और डैश 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 वाली लाइन खींचो, इधर सॉलिड लाइन खींच देना, ठीक है। तो मैं भी इसको खींच देता हूँ, यहाँ से आएगी कुछ इस तरीके से। देखो दोनों पॉइंट से पास होती है लाइट रे। इसके ऊपर अब हमें बना देनी है अपनी लाइट रे। ये तो मैंने स्केल रखा था, ठीक। ये बन गया अपना रे डायग्राम। कितना सुंदर, नीट एंड क्लीन एंड टाइडी रे डायग्राम बना है। यहाँ पे मैं नॉर्मल बनाना भूल गया, नॉर्मल बनाना ज़रूरी है। मैंने बताया तो नॉर्मल हमारे किसी काम नहीं आता, लेकिन नॉर्मल बनाना ज़रूरी है। फिर हम ऐसे भी लिख देते भैया ये वाला एंगल, ये वाला एंगल दोनों बराबर हैं, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर हैं। आया समझ, आया समझ। दिस इज रे डायग्राम, दिस इज इमेज फॉर्मेशन। बहुत सुंदर डायग्राम होना चाहिए तुम्हारी कॉपी में, क्योंकि अगर तुमको ये डायग्राम बनाया आया, तभी तुम कर्व्ड स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं हमारे, उनसे अच्छे से रे डायग्राम बना पाओगे। नहीं तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। दिस इज़ द बेसिक, ठीक है। नहीं तो फिर रटने पड़ते हैं तुमको, डायग्राम रटने पड़ जाएंगे अगर तुम्हें ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। अगर नहीं आए तो एक बार फिर से दोबारा देख लेना, इसे रिवाइंड करके। ओके, लिख लो इसको, क्योंकि वी आर मूविंग अहेड टू द प्रैक्टिस। अब देखो दोस्तों क्या करना है, बहुत ही सुंदर सी चीज़ है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर
सीधे से इमेज बना देनी है। इसकी कहाँ बनेगी, जैसे मैं बताता हूँ। ये जो ए है, ए की इमेज कहाँ बनेगी, कोई रे डायग्राम नहीं बनाना आपको, ये दिमाग लगा के बताना है सिर्फ इमेज कहाँ बनेगी। देखो कैसे लगाते हैं। मिरर ये रहा, ऑब्जेक्ट ये रही। भाई यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप हुआ होगा, जितना डिस्टेंस ये वाला है उतना ही डिस्टेंस ये, यहाँ पर इसकी इमेज बनी होगी। इमेज को हम ए डैश ए प्राइम इस तरीके से कुछ लिख देंगे। हमें एक्चुअली ये डैश 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 वाली लाइन बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। हमें जो काम करना है वो एक्चुअली ये करना है, कहाँ पर इमेजेस बन रही हैं अपने को ये करना है। तो ये कुछ मैं केसेस आपके लिए बना के लाया हूँ। ये बी की इमेज कहाँ बनेगी, सी की डी की कहाँ बनेगी, या 1 2 3 4 है इनकी इमेजेस कहाँ बनेगी। बहुत अच्छे से सवाल है दोस्तों। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। हुआ दोस्तों। यार कितना सिंपल सा सवाल है। देखो बी की जो इमेज बनेगी इस मिरर से परपेंडिकुलर मानो डिस्टेंस, तो यहाँ कहीं पे मेरे पास बी की इमेज बनेगी। उसको मैं क्या लिख दूंगा, देखो इसके ठीक नीचे यहाँ पे लिखूंगा मैं बी डैश। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। हमें खाली क्या ध्यान रखना है भैया, जितना डिस्टेंस ये था उतना ही डिस्टेंस ये होना चाहिए। अंदाजे से, स्केल का इस्तेमाल नहीं करना है, स्केल का इस्तेमाल नहीं करना है। फिजिक्स को अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट मत करो, सिंपल सिंपल सी चीज़ें बनाओ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो, सी की इमेज सी के सामने बनेगी, डी की इमेज डी के सामने बनेगी। सी मिरर से ज़्यादा दूर है तो सी की इमेज भी मिरर से ज़्यादा दूर होगी, यहाँ पे कहीं पे आएगी इस तरीके से। ये लिख दो सी डैश। डी की जो इमेज बनेगी वो यहाँ कहीं पे बनेगी, उसको मैं लिख दूंगा डी डैश। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। आ जाओ, कितने लोग का सही चल रहा है अभी तक, कितने लोग का सही चल रहा है अभी तक, कितने लोग का सही चल रहा है। आओ यहाँ पे देखो 1 2 3 4। देखो सबसे पहले तो मैं 3 की बनाने वाला हूँ भैया। ये जो 3 है मिरर के इतना पास है, 3 की इमेज मिरर में यहाँ नहीं बन सकती, यहाँ नहीं बन सकती, 3 के सामने ही बनेगी इधर। तो इसकी जो इमेज बनेगी वो यहाँ पे बन जाएगी इस तरीके से 3 डैश, ठीक। 2 की जो इमेज बनेगी वो यहाँ कहीं बन जाएगी 2 डैश, ओके। 1 देखो कितना दूर है, 1 मिरर से कितना दूर है, तो मिरर से उतनी ही दूर यहाँ पर 1 डैश इस तरीके से इसकी इमेज बनेगी। और ये जो 4 है, 4 की इमेज यहाँ पे बनेगी इस तरीके से 4 डैश। कैसा लग रहा है दोस्तों, कैसा लग रहा है। अब देखो, कहने को तो आप सोच रहे हो दोस्तों क्या है ये, क्यों किया हमने ये, लेकिन आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया, लेकिन आप लोगों ने लेटरल इन्वर्जन खुद से बना दिया। अगर आपने ये करेक्ट बनाया है तो लेटरल इन्वर्जन आप कर चुके हो। कैसे कर चुके हो, ध्यान से देखो। मान लो यार मैं बोलूँ यार, ये जो 1 और 3 है, 1 और जो 3 है, मान लो वो कनेक्टेड थे, एक रॉड से ऐसे कनेक्टेड थे। 1 और 3 एक रॉड से कनेक्टेड थे, तो इनकी जो इमेज होगी उसमें भी 1 और 3 कनेक्टेड होंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि इसकी इमेज में 2 और 4 कनेक्टेड हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो 1 और 3 की जो इमेज होगी वो भी ऐसे कनेक्टेड होगी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जादू, 2 और 3 मान लो मैं बोलता हूँ कि वो भी एक रॉड से कनेक्टेड थे, तो यहाँ पे 2 डैश और 3 डैश वो भी रॉड से कनेक्टेड होंगे इस तरीके से, है ना। और सिमिलरली अगर मैं बोलूँ 3 और 4 कनेक्टेड थे, तो 3 डैश और 4 डैश भी ऐसे कनेक्टेड होंगे। और ये जो दोस्तों आपने फिनोमेना देखा, इसी को बोला जाता है लेटरल इन्वर्जन। देखो असलियत में एरो इस तरफ पॉइंटिंग था, लेकिन मिरर इमेज में उसका जो एरो है उल्टी दिशा में पॉइंटेड है। ये होता है लेटरल इन्वर्जन। तुम्हारे लिए एक और होमवर्क, मान लो इमेजिन करो अगर यहाँ पर एक इस तरीके से एरो होता, तो इसकी जब इमेज बनती तो वो कैसे बनती, वो ऐसे नहीं बनती, वो ऐसे नहीं बनती। देखो ये जो एरो का हेड है उसकी इमेज यहाँ पर बनती, सी डैश की सी जगह इस पे बनी ही हुई है, कुछ ऐसे बनता। ऊपर की तरफ पॉइंटेड एरो है, वो नहीं पलटे, वो सीधे ही हैं, वो नहीं पलटे, लेकिन ऐसे वाले पलट गए। ये होता है लेटरल इन्वर्जन। तो इसको लिखो, फिर इसके बाद लेटरल इन्वर्जन का धांसू एग्जाम्पल करेंगे। स्क्रीन पॉज करके लिख लो। और अब आ गया है समय दोस्तों लेटरल इन्वर्जन को देखने का। क्या होता है लेटरल इन्वर्जन।
लिटरल इन्वर्जन समझने के लिए पहले हम बनाएंगे एक बढ़िया सा अरे ये क्या बन गया, बढ़िया सा बनाएंगे पहले मिरर। बड़ा बनाना है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें करने वाले हम। बड़ा मिरर बनाना, और नहीं तो दूसरा लगा देना। अपने कौन से पैसे लग रहे हैं, अपने कौन से पैसे लग रहे हैं, अपने कौन से पैसे लग रहे हैं। चलो दोस्तों, यहाँ पर अगर मैंने लिखा हुआ है एक लेटर इस तरीके से ए, इसकी इमेज कैसे बनेगी? तो इसकी जो इमेज बनेगी, अब दोस्तों थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा आपको। क्या इमेजिन करोगे? मान लो यहाँ पर इमेजिन करो कि यहाँ एक गोला था, यहाँ पे एक स्क्वायर था, और यहाँ पे एक ट्राइंगल था। ट्राइंगल की इमेज ट्राइंगल के सामने उतनी ही दूर यहाँ बनेगी। स्क्वायर की इमेज स्क्वायर के ही सामने यहाँ पर ऐसे बनेगी। गोले की इमेज गोले के ही सामने यहाँ पर बनेगी। ठीक है, और ये इस तरीके से हमारे पास जुड़े हुए थे, इमेज ये बन जाएगी। कितनों को समझ में आया? तो ए की इमेज ए जैसी ही बनी है, लेकिन वो पलट चुकी है, आपको दिख नहीं रहा। देखो यहाँ पर गोला इधर था, स्क्वायर उधर था, यहाँ पर गोला उधर है, स्क्वायर इधर है, तो ये पलटा हुआ ए है। लेकिन ए शेप ही ऐसा है, उसको पलट दो तो भी वैसा ही रहता है। हर शेप वैसा नहीं होता। जैसे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर बी लिखा हुआ है, ध्यान देना दोस्तों, मैंने बी ऐसा बनाया है कि ऊपर का गोला छोटा बनाया, नीचे का गोला बड़ा बनाया, ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छे से आए। तो इसको कैसे करोगे? देखो, इसको करने का सबसे सिंपल तरीका है, पहले मान लो सिर्फ डंडी थी, तो इस डंडी की इमेज इधर बना दूंगा मैं। डंडी की इमेज डंडी की तरीके से ऐसे आ जाएगी, ये वाले पॉइंट की यहाँ, ये वाले पॉइंट की यहाँ। फिर जो छोटा गोला है यहाँ है, तो उसकी इमेज इसी के सामने बनेगी। लेकिन छोटा गोला मिरर की तरफ था, यहाँ पे भी मिरर की तरफ ऐसे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा गोला यहाँ बना दो, बड़े गोले की इमेज बड़े गोले के सामने बनेगी, यहाँ पर ऐसे बन जाएगी। देख रहे हो दोस्तों, ए ही था, बी पलट गया, बी पलट गया। अगला सवाल बहुत अच्छा, ये आप लोगों के लिए। मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है आर ई डी। अब बताओ इसकी इमेज कैसे बनेगी? ज़रा वीडियो को पॉज करो और इसकी इमेज बनाओ। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। बना बना लेटरल इन्वर्जन हो रहा है। देखो, सबसे पहले तो मिरर के सबसे पास में डी था, और डी का भी जो कर्व वाला पार्ट है वो है ना। तो मिरर के सबसे पास में डी की इमेज बनेगी, और डी में भी जो कर्व वाला पार्ट है वो मिरर के पास बनेगा। समझे? डी की इमेज पलटी हुई बन गई। डी के बाद मिरर के पास से देख रहा हूँ, डी के बाद ई सबसे पास था, तो डी के बाद ई आएगा यहाँ पे। ठीक है जी। ई में भी ई के जो कांटे हैं, 3 कांटे, वो मिरर की तरफ से, तो यहाँ पे जो ई बनेगा उसमें भी उसके जो कांटे हैं वो मिरर की तरफ बनेंगे। फिर बारी आती है मिरर से डिस्टेंस आर का सबसे ज़्यादा है, इमेज में भी आर सबसे दूर होगा। ये ऊपर की तरफ था भैया, ये इधर आएगा ऐसे, और इसकी जो टांग है वो ऐसे निकलेगी। कितने लोगों का ये सही हो गया? कितने लोगों का सही हो गया दोस्तों? यही है लेटरल इन्वर्जन। और लेटरल इन्वर्जन का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आपने वो वाला देखा होगा, सबने देखा होगा कि भैया एम्बुलेंस का नाम जो लिखा होता है वो लेटरली इन्वर्ट करके लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? भैया मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बड़ 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 बड़, पीछे से आ रही है मान लो एक एम्बुलेंस, एम्बुलेंस हॉर्न बजा रही है, वैसे तो सायरन बजाती आती है, मैं समझ जाऊंगा। लेकिन मान लो मुझे नहीं समझ में आया, ठीक है, तो मैं देखूंगा मिरर में देखूंगा पीछे एक गाड़ी है, गाड़ी के ऊपर बड़ा बड़ा एम्बुलेंस लिखा होता है। लेकिन मैंने देखा तो मिरर में। मेरे को मिरर में अगर मैं उल्टा देखूंगा, अगर मुझे ऐसा कुछ दिखने लगा, मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा। चलती गाड़ी में इतना दिमाग कौन लगाया? एम्बुलेंस तो वर्ड भी बड़ा होता है, तो इसलिए उसको पलट के लिखते हैं। पलट के लिखते हैं ताकि मिरर में सही दिखाई दे जाए। करेक्ट? तो ये लेटर इन्वर्जन का यूज केस है। हम उसको ऐसे लिखते हैं कि मिरर इमेज सही दिखाई दे। मिरर इमेज सही दिखाई दे का मतलब है कि मिरर इमेज में मुझे क्लियरली एम्बुलेंस दिखाई दे, AMBULANCE। मिरर इमेज में ये चाहिए मुझे, तो क्लियरली यहाँ पे ये तो नहीं लिख सकता क्योंकि लेटरल इन्वर्ट होकर के बनेगी। यहाँ कुछ ऊट पटांग ड्राइंग बनानी पड़ेगी। अब ये आज का लास्ट सवाल है, तो अब दोस्तों वीडियो को पॉज करो, ज़रा बताओ यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे क्या आएगा। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो।
इतने लोगों का सही आया, सब इसमें गलत कर देते हैं, कहीं ना कहीं तो गलत करते हैं। मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ सबसे ज़्यादा गलती इस एन में होती है, सबसे ज़्यादा गलती एन में होती है। ठीक है, अगर आपकी गलती एन में हुई है तो भैया कमेंट कर देना एन नहीं आया, एन नहीं आया, ऐसे कुछ तो कमेंट कर देना। पर अब इसको देखते हैं। ओके, देखो, सबसे पहले मिरर के जो सबसे पास है उसको मिरर के सबसे पास ड्रॉ करेंगे, जो मिरर से सबसे दूर है उसको मिरर से सबसे दूर ड्रॉ करेंगे, है ना। तो मैं पास से ही स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले ए था, ए देखो ऐसा रहा होगा तो भी उसकी इमेज ऐसे बनेगी। देखो ए की इमेज तो वैसे की वैसी बन जाती है, पलटी हुई बनी है, हमें क्या फर्क पड़ता है, ए तो ए है। फिर उसके बाद सिमिलरली ए के बाद एम है तो इधर आ जाएगा हमारे पास एम। अरे कैसा एम बना, पिघला हुआ सा। एम ही हमारा एम्बुलेंस में भर्ती होकर के हॉस्पिटल चला गया। ठीक है जी, एम आ गया। एम के बाद है बी। बी में भी जो डंडा है वो मिरर के पास है, गोले मिरर से दूर हैं, तो यहाँ पे एम के बाद बी आएगा। बी का डंडा मिरर के पास है, गोले मिरर से दूर हैं। ठीक है, फिर यू है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास यू। फिर एल है, एल में भी डंडा जो बड़ा वाला है वो मिरर के पास है और एक वो नीचे निकल रहा है, अवे फ्रॉम मिरर निकला है, तो यहाँ पे भी ये ऐसे आएगा और ये निकलेगा अवे फ्रॉम मिरर। ठीक है, फिर वापस से ए आ जाता है। लो जी, ए में तो कुछ करना ही नहीं है। ओके, अब आता है सबसे खतरनाक एन, बनता ही नहीं है लोगों से, बनता ही नहीं है, बनता ही नहीं है। देखो एन को ध्यान से देखना दोस्तों, अगर मान लो यहाँ पर ऐसे एन लिखा हुआ है तो एन को फील करो कि एन दो डंडों से बना है, तो ये दो डंडे तो एज इट इज आ जाएंगे। फिर हमको यहाँ पर देखो ऊपर की साइड जो मिरर के पास वाला है और नीचे की साइड जो मिरर से दूर वाला है, ऊपर की साइड मिरर से पास वाला, नीचे की साइड मिरर से दूर वाला, इनको ऐसे जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो ऊपर की साइड मिरर से पास वाला, नीचे की साइड मिरर से दूर वाला, तो यहाँ पे दो डंडे खोलेंगे हम, ऐसे बनाएंगे। ऊपर की साइड मिरर से पास वाला, नीचे की साइड मिरर से दूर वाला, दोनों को ऐसे जोड़ देंगे खटाक। ये बन गया अपना एन, ये बन गया अपना एन, बना एन। फिर उसके बाद सी है, फिर ई है, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, सी और ये ई। तो एम्बुलेंस के ऊपर हम पेंट करते हैं कुछ ऐसी चित्रकारी जो मिरर के बाद हम इस तरीके से लिटिल इन्वर्जन के बाद ऐसे पढ़ सकते हैं बहुत ही अच्छे से। अब आई होप आप लोग को हमारा लिटिल इन्वर्जन समझ में आ चुका है। अब आप लोग के लिए एक सवाल है दोस्तों, अब आप लोग को क्या करना है, अब आप लोगों को अपना अपना नाम लिखना है यहाँ पर मिरर के इस तरफ। जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ भैया, VIKRAINT, ये हमने लिख दिया। अब मैं यहाँ पे क्या ड्रॉ कर दूँ, क्या ड्रॉ कर दूँ कि मुझे मिरर इमेज उसकी एकदम सही बनी हुई दिखाई देगी, इसको मैं आसानी से पढ़ पाऊंगा। तो जिनके छोटे नाम है वो लोग बच गए, जिनके बड़े नाम है बनाओ यहाँ पे तुम्हें बनाना है, ये तुम्हारा होमवर्क है। और इसको चेक कैसे करोगे, कुछ लिख लोगे ना ऐसे, कॉपी में लिख लिया मान लो तुमने, उसको लेके जाके मिरर के आगे खड़े हो जाना। अगर तुम मिरर में बिना मिस्टेक के पढ़ पा रहे हो यानी तुम्हें लिटरल इन्वर्जन समझ में आ गया। और दोस्तों ये एक पजल है, ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल नहीं है, अब ये एक बहुत ही प्यारी सी पजल है। फिजिक्स ऐसी पजल से मिलकर के बना हुआ है, बहुत मज़ा आता है दोस्तों, साथ में पढ़ेंगे बढ़िया बढ़िया पजल्स के साथ में करेंगे फिजिक्स। अब अपन मिलेंगे अगली क्लास में जब अपन स्टार्ट करेंगे स्फेरिकल मिरर्स। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एन हुआ था कि नहीं हुआ था, और अपने नाम का उसको भी करके बताएं कमेंट में। तुम्हारे कमेंट पढ़ने के लिए इंतजार कर रहा हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग, थोड़ी है ये, हाँ मिलते हैं अगले क्लास में मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, चैनल सब्सक्राइब करो। गुड नाइट, गुड नाइट, रुको रुको रुको, अच्छे से करेंगे, अगली एंड हो गया, हाँ सी यू सून दोस्तों, बाय बाय।